नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। श्री महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट बीएड कॉलेज पांडेसरा सूरत की स्टूडेंट मैं मौर्य अंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा रोल नंबर है 14, सेमेस्टर है 3, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी वार्ता कहेंगे, कहानी। उसके आधार पर आप सभी से 2-4 क्वेश्चंस भी करेंगे, इसलिए आप सभी कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक किसान था, उसके परिवार में 5 सदस्य थे। किसान दिन रात खेत में मेहनत करता और मजदूरी करता और फिर अनाज का उत्पादन करता और फिर इसी प्रकार अनाज का जो उत्पादन करता था उसे वो बाज़ार में ले जा कर के क्या करता था? बेचता था। और वो जब बेचता था तो उसे लगभग महीने के 8,000 जितने रुपए मिलते थे। जो पैसे उसे मिलते थे किसान को, उनमें से वो अपने पूरे घर परिवार का खर्चा चलाता था। जैसे कि बच्चों का फीस हो, बच्चों के कपड़े हों, राशन हो पूरे घर का, और अन्य कितने सारे खर्चाएं होती है, जैसे कि आप सभी के घर में भी होते होंगे, आप सब जानते होंगे। इसी प्रकार किसान के घर में जो भी खर्चे होते थे वो सभी क्या करता था? उन्हीं पैसों से वो चलाता था अपना घर परिवार। और फिर हर महीने उन्हीं 8,000 रुपये में से वो 500 रुपये बचा कर भी रख लेता था। कोई आपत्ति का समय हो, ना हो पैसा, कोई बीमार हो जाए, इन सभी के लिए वो पहले से क्या करता था? किसान 500 रुपये हर महीने से वो सेविंग करके रखता रहता था आपत्तिजनक समस्याओं के लिए। इस प्रकार किसान अपना जीवन यापन करता था। और ये नहीं था कि वो किसान एक ही महीने में इस प्रकार ऐसा करता था। वो हर महीने ये प्रक्रिया उसकी चलती रहती थी। उत्पादन करना, बेचना, पैसा सेव करके रखना, खर्च करना, ये प्रक्रिया हमेशा उसकी चलती रहती। यही प्रक्रिया किसान का हर महीने में चलता रहता था। अब ये जो छोटी सी वार्ता हमने कही है, उस पे से आप सभी से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। पहला प्रश्न है कि किसान के परिवार में कितने सदस्य थे? यस, 5 सदस्य। गुड। दूसरा क्वेश्चन है, किसान को महीने के कितने रुपए मिलते थे? 8,000 रुपये। गुड। तीसरा क्वेश्चन है, किसान को जो पैसे मिलते थे उनसे वो क्या करता था? मतलब कौन कौन सी वस्तु खरीदते थे, किस किस चीज़ पीछे खर्च करता था, ऐसा कुछ। किसान को जो पैसे मिलते थे उनसे वो अपने घर का पूरा खर्चा चलाता था। फीस, राशन, अन्य खर्चाएं, ये सभी को पीछे वो खर्च करता था। गुड। फोर्थ क्वेश्चन है, किसान महीने में कितने रुपए बचाकर मतलब सेविंग करके रखता था? तो कितने रुपए रखता था? यस, किसान 500 रुपये जितना हर महीने में सेव करके रखता था। अब पांचवा क्वेश्चन है, इस प्रकार चलने वाली जो प्रक्रिया है उसे अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? जो किसान का इस प्रकार चलने वाली प्रक्रिया थी हर महीने की, उसे राष्ट्रीय अर्थतंत्र की भाषा में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। तो आज हम क्या पढ़ने वाले? हमारा टॉपिक क्या है आज का? राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। तो हम आज राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अर्थ जानेंगे। तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय आय का अर्थ देखते हैं। राष्ट्रीय आय अर्थात वर्ष दौरान 4 साधनों द्वारा राष्ट्र के उत्पादन में दिए गए योगदान के बदले प्राप्त कुल आय, जिसमें भाड़ा, वेतन, ब्याज, मुनाफा शामिल है, इन सब का योग करने पे जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो अभी हम राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह देखेंगे, जो हमारा टॉपिक है आज का। राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को सैद्धांतिक रूप से अर्थतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। सैद्धांतिक रूप से इन्हें अर्थतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक अलिप्त अर्थतंत्र के रूप में, दूसरा खुला अर्थतंत्र के रूप में।
अभी पहले हम अलिप्त अर्थतंत्र क्या है उसे देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो अलिप्त अर्थतंत्र अर्थात ऐसा अर्थतंत्र जिसमें विदेश व्यापार की कोई भी भूमिका नहीं होती है, किसी भी प्रकार का लेन देन विदेश व्यापार से नहीं होता है। इस प्रकार के अर्थतंत्र का अन्य देशों के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक व्यवहार या लेन देन नहीं होता है। इनफैक्ट दूसरे देशों में से वो वस्तुएं या सेवाओं का आयात या निर्यात भी नहीं करते। मतलब कोई भी वस्तु को खरीदना हो, मतलब भेजना हो या वहाँ से लेके आना हो, कोई वस्तु की कमी, तो ये सब अलिप्त अर्थतंत्र में नहीं होता है। अलिप्त अर्थतंत्र में, अलिप्त अर्थतंत्र क्या होता है, वो स्वावलंबी है, अर्थात कि स्वयं निर्भर है। वो दूसरे देशों के साथ मतलब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहता है, अपने खुद पर ज़्यादा विश्वास करता है, स्वावलंबी होता है, वो स्वयं निर्भर होता है अलिप्त अर्थतंत्र। अब हम खुला अर्थतंत्र देंगे। खुला अर्थतंत्र में क्या है कि जो अलिप्त अर्थतंत्र है उससे थोड़ा उल्टा इसमें है। खुला अर्थतंत्र जो है अलिप्त अर्थतंत्र से विरोधी होता है। अब अलिप्त अर्थतंत्र में विदेश व्यापार की कोई भूमिका नहीं होती थी, लेकिन खुला अर्थतंत्र में विदेश व्यापार की भूमिका होती है और कुछ कार्य जो है वो सरकार करती है और कुछ कार्य जो है वो दूसरे देश के अर्थतंत्र से आयात निर्यात का संबंध जो होता है वो भी रखती है। दूसरे देशों से जिन वस्तुओं की कमी लगती है उन वस्तुओं को दूसरे देशों से मंगाया जाता है और जो दूसरे देशों में कमी होती है तो उन्हें उन वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता है, मतलब कि भेजा भी जाता है। इस प्रकार ये आयात और निर्यात की प्रक्रिया खुला अर्थतंत्र में चलता है। खुला अर्थतंत्र में विदेश व्यापार की भूमिका भी होती है, सरकार कुछ काम करती है और कुछ काम दूसरे देशों के पास से जो नहीं होता वो करवाती भी है। अभी लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, अलिप्त अर्थतंत्र के बारे में। यहाँ पर सरलता के हम समझने के लिए राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को सिर्फ अलिप्त अर्थतंत्र के रूप में ही समझेंगे। तो चलो अभी देखते हैं। यहाँ पे आप सभी चित्र में देख ही सकते हैं आय का चक्रीय प्रवाह किस प्रकार चलता है। तो सबसे पहले मानवीय आवश्यकता, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण कर, मानवीय आवश्यकताएं तो अलग अलग सभी कितने सारी इच्छाएं होती है सभी की। अब उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले उसका क्या करना पड़ता है, उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। जैसे कि टीवी, वस्तुएं कितनी सारी वस्तुएं जैसे कि टीवी, फैन, पंखा, फ्रिज, ये सभी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब का पहले मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ता है, उत्पादन करना पड़ेगा। और सेवाएं, जैसे कि यहाँ पे कितनी सारी सेवाएं भी दी गई हैं, डॉक्टर्स, टीचर, रबर, पेंसिल, बॉल, बैट, सभी चीज़ ये क्या होती हैं, इन सब का भी एक उत्पादन होगा तो ही मानवीय आवश्यकता पूर्ति। कोई बीमार हुआ, अगर डॉक्टर ही नहीं है तो फिर उसके इलाज कैसे होगा, इसलिए डॉक्टर्स का भी होना आवश्यक है। इस प्रकार एक समाज में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थतंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक धंधाधारी पीढ़ी, दूसरा है साधन के मालिक के रूप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक धंधाधारी पीढ़ी है, दूसरा साधन के मालिक के रूप में। तो इससे हम इकाइयाँ उत्पादन प्रक्रिया के लिए, कोई भी इकाई हो उत्पादन प्रक्रिया करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक साधन जैसे कि भूमि, पूंजी, परिवारों के पास से खरीदते हैं। कोई भी इकाई, कोई भी वस्तु का पहले उत्पादन करने के लिए उन्हें जिन साधनों की आवश्यकता है उन साधनों को पहले वो इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद अपने धंधा में उसका उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे भी है, इकाइयाँ उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक साधन भूमि, पूंजी, मतलब कि ज़मीन और पैसे जो है वो परिवारों के पास से खरीदते हैं और फिर धंधे में उसका उपयोग करके उत्पादन करती हैं। और इस प्रकार साधन परिवार में से इकाइयों की तरफ आते हैं और साधनों के उपयोग के बदले में इकाइयाँ क्या करती हैं, परिवार के जो साधन मालिक होते हैं उनको भाड़ा देती हैं, ब्याज देती हैं, लाभ, ये सभी इन सब के लाभ के रूप में मुआवजा चुकाते हैं। इन सभी इस प्रकार की ऐसे ही चलती रहती है। इस प्रकार पहले तो मुद्रा का प्रवाह इकाइयों से परिवार की तरफ आता है। आय का चक्रीय प्रवाह यहाँ पे देखेंगे आप, अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? कोई भी वस्तु को उत्पादन करना हो उसके लिए तो उसके साधन तो होने आवश्यक हैं। कौन कौन सी वस्तु मतलब उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए ज़रूरी है, कौन कौन सी वस्तु लगेंगी, इन सबको तो पहले ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी कोई चीज़ का उत्पादन करना हो तो सबसे पहले हमें ज़मीन की आवश्यकता होगी। ज़मीन होगी तो उसके लिए उसमें काम करने वाले लोग, श्रमिक की आवश्यकता होगी। श्रमिक मिल जाएंगे, फिर उनको ब्याज वगैरह मतलब उनका वेतन चुकाने के लिए उन्हें क्या चाहिए? अब हमारे पास क्या होना चाहिए? पूंजी होनी चाहिए, तभी हम उनका वेतन चुका सकते हैं। उनका श्रमिकों को उनकी मजदूरी तो चाहिए ये। और अब पूंजी होगी, अगर हम कोई धंधा कर रहे हैं उसमें से हमें लाभ होगा तो ही हम वो धंधा कर सकते हैं। तो इस प्रकार साहसी, पूंजी, लाभ, श्रम, भूमि, ये सभी चीज़ें कोई भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए होना आवश्यक है, उत्पादन कार्य के लिए। यहाँ पे आप उत्पादन के साधनों को प्रतिफल के रूप में देख सकते हैं इधर। जैसे कि भूमि है तो उसके लिए लागन होना जरूरी है। भूमि को लागन, श्रमिक को मजदूरी, अभी मैंने ये जो समझाया वही है। भूमि को लागन, श्रमिक को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, साहसी को लाभ। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती है। उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है और उत्पादन कार्यों में प्रयोग होने वाली साधनों को उत्पादन कार्य के बदले में प्रतिफल मिलता है। जैसे कि भूमि को लागन, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, साहसी को लाभ। इस प्रकार यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उत्पादन को आय, आय को व्यय, व्यय का उत्पादन को, और फिर उत्पादन का पुनः आय को, आय का पुनः व्यय को जन्म देता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पे आप चित्र में देख लीजिए। पहले तो कोई भी वस्तु का उत्पादन किए, उसके लिए भूमि, श्रम, पूंजी ये सब की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए उत्पादन करेंगे कोई भी वस्तु का, वो परिवार के पास से लेंगे साधन वगैरह, फिर उस सबका उत्पादन करेंगे, फिर उसमें से आय प्राप्त होगी। आय मिला, फिर आय का जो मिला है उसका हम व्यय करेंगे, मतलब कि खर्च करेंगे कोई वस्तु के पीछे। फिर से उत्पादन हुई, फिर से आय, फिर वही व्यय। इस प्रकार ये प्रक्रिया आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार चलती रहती है। पहले तो उत्पादन हुआ, फिर आय हुआ, इनकम प्राप्त हुई, फिर वापस एक्सपेंडिचर मतलब कि व्यय हुआ, खर्च हुआ। इस प्रकार ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आय फिर खर्च, उत्पादन, आय, खर्च। इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं। उत्पादन आय को, और आय व्यय को, फिर व्यय उत्पादन को, उत्पादन पुनः आय को, फिर पुनः आय जो है वो व्यय को जन्म देता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलता रहता है। इकाइयाँ जिन साधनों की मदद से जिस चीज़ और वस्तु और सेवा का उत्पादन करती है उसे विक्रय हेतु बाजार में भेजती है। देखो, कोई भी इकाई हो या कोई भी पीढ़ी हो, कोई व्यवसाय का मालिक हो, कोई भी वस्तु या किसी भी चीज़ का अगर वो चीज़ का वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करता है तो उसका हेतु क्या होता है कि उस वस्तु का विक्रय करे और उससे लाभ प्राप्त करे। तो इसमें भी इकाइयाँ जिन साधनों की मदद से जिस चीज़, वस्तु और सेवा का उत्पादन करती है उसे विक्रय हेतु बाजार में जरूर भेजती है। और फिर बाजार में से परिवार, अभी मान लीजिए सब्जी हो तो हम क्या उत्पादन किसान लोग क्या करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, फिर उत्पादन करने के बाद क्या करते हैं, बाजार में वस्तु बेचने के लिए ले जाते हैं। और परिवार के अलग अलग परिवार के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वस्तुओं को, उन सब्जियों को लेने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार ये भी प्रक्रिया है। बाजार में से परिवार चीज़, वस्तु और सेवा में से सेवा खरीदते हैं। बाजार में से परिवार चीज़, वस्तु और सेवा को क्या करते हैं, खरीदते हैं। इस प्रकार वस्तु और सेवा का प्रवाह इकाइयों की तरफ से परिवार की तरफ आता है। वहाँ पे क्या था, परिवार की तरफ से
इकाइयों मतलब जो उत्पादन की इकाइयाँ होती थी उनके पास से परिवार की तरफ मुद्रा आता था। अब यहाँ क्या हो रहा है, इकाइयों की तरफ से परिवार की तरफ आ रहा है। ये प्रक्रिया निरंतर इसी प्रकार चलती रहती है। बाजार में से परिवार चीज वस्तु सेवा को खरीदते हैं। इस प्रकार वस्तु और सेवा का प्रवाह इकाइयों की तरफ से अब क्या हो रहा है, परिवार की तरफ आता है। परिवार वस्तु और सेवा के खरीदी के बदले में इकाइयों को क्या करती है, मुद्रा चुकाती है। यहाँ पर परिवार वस्तु और सेवा के बदले में मुद्रा जो है चुकाती हैं। और उसमें सबसे पहले जब वहाँ पे क्या था, जो इकाइयाँ थी वो इकाइयाँ जो है उनको ज़मीन और भूमि श्रम वगैरह के लिए क्या करती थी, मुद्रा चुकाती थी। और यहाँ पे जो साधन उनको जरूरी होती थी उत्पादन के लिए वो इकाइयाँ करती थी। और यहाँ पे परिवार कोई भी वस्तु या सेवा को खरीदती है तो उसके बदले में क्या करती है, इकाइयों को मुद्रा चुकाती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो क्या करता है, हमेशा निरंतर चलता रहता है। इसमें आप देख सकते हो, उत्पादन हुआ, फिर आय है, फिर आय से व्यय, इस प्रकार की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, जिससे मुद्रा का प्रवाह परिवार में से फिर से वापस इकाइयों के पास आता है। इस मुद्रा से इकाइयाँ फिर से साधन खरीदती हैं। अब जो मुद्रा उन्हें परिवार की तरफ से इकाइयों को मिलती है वो फिर क्या करती हैं, उनसे फिर से वो अलग अलग प्रकार के साधन खरीदते हैं एवं उसका उत्पादन करती है और फिर से परिवार को भुगतान करती हैं। इकाइयों में से परिवार की तरफ और परिवार में से इकाइयों की तरफ सतत बहते हुए इस मुद्रा के प्रवाह को उत्पादन आय खर्च यानी कि राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। राष्ट्रीय आय की जो चक्रीय प्रवाह की प्रक्रिया है वो इसी प्रकार चलती है। सबसे पहले क्या किया, इकाइयाँ क्या करती हैं, वो परिवार की तरफ से साधन खरीदती हैं, अलग अलग प्रकार के साधन खरीदती है जो उनकी आवश्यकता होती है कोई भी वस्तु उत्पादन करने के लिए, उन सभी को परिवार की तरफ से खरीद लेती हैं। तो उसके बदले में वो परिवार को मुद्रा चुकाती हैं। फिर जब वो उत्पादन करती हैं वस्तुओं को और बाज़ार में वही वस्तु जब बेचने के लिए रख देती हैं तो परिवार के लोग क्या करते हैं, उस वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए बाज़ार में जाते ही हैं। अब उस वस्तु और सेवा को परिवार जब खरीदेगा तो उसके बदले में वो क्या करेगा, पैसा तो चुकाएगा ही। अब वो जो पैसा या मुद्रा वो चुकाता है वो क्या होता है, फिर से वापस इकाइयों की तरफ चला जाता है और इस प्रकार इकाइयाँ फिर से उसका उत्पादन करती हैं। उन साधनों से इकाइयाँ उन पैसों से क्या करती हैं, इकाइयाँ फिर से साधन खरीदती हैं और फिर से उनका उत्पादन करती है और परिवार को भुगतान करती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। जैसे कि कोई अन्य प्रकार, जैसे सब्जी, कोई किसान हुआ तो किसान भी क्या करता है, सबसे पहले खेत में उत्पादन करने के लिए उसको ज़मीन वगैरह तो चाहिए, उत्पादन करेगा और उसमें से जो उसके लिए ज़मीन वगैरह चाहिए, पूंजी चाहिए थोड़ी बहुत, तो वो किसी के पास से लेगा, फिर उसका उत्पादन करेगा और फिर क्या करेगा, वो इकाइयों को वापस जो परिवार के लोग होते हैं उनको मार्केट में जब वस्तुओं सेवाओं को बेचेगा, ले जा करके उन सब्जियों को बेचेगा तो परिवार के लोग क्या करेंगे, उन वस्तुओं को खरीदेंगे और जब उन वस्तुओं को खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, परिवार के पास फिर से वो परिवार की तरफ से वो जो वो मुद्रा होती है, वो मतलब पैसे होते हैं, वो क्या होंगे, फिर से इकाइयों की तरफ चले जाएंगे, जो उत्पादनकर्ता होते हैं उनके पास चले जाएंगे। इस प्रकार जो उनके पास मतलब वो पैसा मिलेगा, उनको आय प्राप्त होगी, उनसे वो क्या करेंगे, उन मुद्रा से फिर से उत्पादन करेंगे या तो कोई नया उत्पादन करेंगे, फिर उन साधनों से नई वस्तु खरीद करके नया नया उत्पादन कर सकते हैं। फिर से वो इसी प्रकार की इस प्रक्रिया में चलते रहेंगे, फिर से वो परिवार वस्तुओं का भुगतान करते रहेंगे। तो ये अभी हमने जितने पढ़े हैं उन सभी पर से कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो आप सभी ये क्वेश्चंस को देखें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अर्थतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। जो अर्थतंत्र है उन्हें हमने कितने भागों में बांटा है वो देखना है। अर्थतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है,
तो अर्थतंत्र को दो भागों में बांटा गया है, आप सभी को पता है। अब कौन कौन से हैं वो दोनों? यस, अलिप्त अर्थतंत्र और खुला अर्थतंत्र। गुड। दूसरा क्वेश्चन है, खुला अर्थतंत्र में किसकी भूमिका रहती है? दूसरा क्वेश्चन, खुला अर्थतंत्र में किसकी भूमिका होती है या दिखाई देती है? खुला अर्थतंत्र में विदेश व्यापार की भूमिका होती है। विदेश व्यापार की भूमिका इसमें होती है। दूसरे देशों के साथ क्या करते हैं? लेन देन ये लोग करते हैं। गुड। अभी तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को कितने भागों में बांटा गया है? तीसरे क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसे कितने भागों में बांटा गया है ये बताना है। तो राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा था वो आप में से कोई बता सकता है? धंधाधारी इकाई और परिवार साधन के मालिक। गुड। दूसरा, अभी चौथा क्वेश्चन है, खुला अर्थतंत्र अर्थात क्या? आप सभी तो अभी यहाँ पे पढ़े ही हैं, आप सभी में से जिसको भी ये आंसर आता है बताइए। खुला अर्थतंत्र अर्थात ऐसा अर्थतंत्र जिसमें विदेश व्यापार की भूमिका होती है। विदेश व्यापार के साथ अथवा तो अन्य देशों के साथ लेन देन कर सकते हैं, आयात निर्यात कर सकते हैं, कोई भी वस्तु का या सेवा का आयात निर्यात कर सकते हैं। ये क्या होता है? खुला अर्थतंत्र होता है। खुला अर्थतंत्र में किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होती, प्रतिबंध नहीं होता है दूसरे देशों के साथ। वो आराम से आसानी से व्यापार कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, दूसरी देशों से वस्तुओं का आयात निर्यात कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन है 5 नंबर का, अलिप्त अर्थतंत्र अर्थात क्या? अब अलिप्त अर्थतंत्र क्या है वो बताना है। चलो, तो अलिप्त अर्थतंत्र अर्थात ऐसा अर्थतंत्र है जिसमें अलिप्त अर्थतंत्र अर्थात ऐसा अर्थतंत्र जिसमें विदेश व्यापार की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होती है। विदेश व्यापार के से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होता है। विदेश व्यापार से किसी भी वस्तु का आयात निर्यात नहीं किया जाता है। अलिप्त अर्थतंत्र ये स्वावलंबी होता है। अलिप्त अर्थतंत्र क्या होता है? स्वावलंबी होता है, स्वयं पर निर्भर होता है। वो दूसरे देशों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना पसंद करता है। वो अपने देश में जितना उत्पादन करता है उसी में आयात निर्यात की जो वस्तु होती है उसी के अंदर रहती है। वो दूसरे देशों पे निर्भर नहीं होता है। तो ये क्या होता है? अलिप्त अर्थतंत्र होता है। अभी हमने अलिप्त अर्थतंत्र में इतना सब पढ़ा ही है। तो अब लास्ट क्वेश्चन क्या है इसे हम देखेंगे, ये मेन है। राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह समझाओ। अभी आप सबको ये बताना है राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। चलो, राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह क्या है तो अभी आप लोगों ने समझा ही था। तो राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह अर्थात ऐसा प्रवाह जिसमें इकाइयाँ क्या करती हैं, वो वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले क्या करती हैं, परिवार के पास से जिस वस्तु का उत्पादन करता है उससे लगती जो भी चीज़ आवश्यकता, जिस वस्तु की साधन की आवश्यकता होती है वो साधन वो परिवार की तरफ से जो है क्या करती है, मुद्रा चुका करके परिवार की तरफ से वो साधन वस्तुएं वो क्या करती हैं, मुद्रा चुका कर ले लेती हैं। फिर उसी के आधार पर वो, जैसे कि अगर उनको अगर ज़मीन में कोई चीज़ का उत्पादन करना हो तो उसके लिए उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ज़मीन चाहिए। गेहूँ का उत्पादन करना हो तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, श्रमिक भी चाहिए, उसके लिए पूंजी भी चाहिए, मतलब श्रमिक को चुकाना पड़ेगा तो उसके लिए पूंजी भी चाहिए, साहसी को लाभ भी। ये इस प्रकार की प्रक्रिया में यही होता है। अब राष्ट्रीय आय का उत्पादन करेंगे। अब उत्पादन करने के बाद क्या होगा, फिर ये प्रक्रिया जो है बाज़ार में जाएगी। जब उस वस्तु गेहूँ का उत्पादन हो जाएगा,
सभी चीज़ हो जाएंगी तो वो वस्तु को ले जाएगा, गेहूँ को क्या करेगा, बाज़ार में बेचेगा। अब बाज़ार में बेचेगा तो उसको खरीदने के लिए कौन आएगा, परिवार के लोग ही आएंगे। अलग अलग परिवार के लोग जो है बाज़ार में उस वस्तु को गेहूँ को खरीदने के लिए आएंगे। तो अब क्या करेंगे वो लोग, गेहूँ को खरीदेंगे तो उसके बदले में उन्हें मुद्रा तो चुकानी पड़ेगी। तो परिवार के लोग जो उनको वस्तु खरीदेंगे, मतलब जैसे गेहूँ खरीद रहे हैं तो गेहूँ के बदले में उनके जो भी कीमत होगी वो उत्पादनकर्ता को क्या करेंगे, चुकाएंगे। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, पहले जो उत्पादनकर्ता होता है उनके पास से परिवार की तरफ मुद्रा जाता है, और मुद्रा जो है जब उनके पास से इकाइयाँ उत्पादन कर लेती हैं, उत्पादनकर्ता जब वस्तुओं का उत्पादन कर लेती हैं तो फिर क्या करते हैं, वो बाज़ार में उस वस्तु को भेजते हैं बेचने के लिए। और जब वो वस्तुओं को बेचा जाता है तो उसके बदले में उन्हें क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। इस प्रकार परिवार की तरफ से पहले परिवार की तरफ मुद्रा आती है, फिर मुद्रा जो है वो धीरे धीरे पैसे वहाँ से जब वस्तु को लेते हैं परिवार के लोग तो उनकी तरफ चले जाते हैं, मतलब उत्पादनकर्ता या इकाइयों के पास वो पैसे चले जाते हैं। इस प्रकार पहले तो उत्पादनकर्ता के पास से पैसे जाते हैं परिवार की तरफ, फिर परिवार की तरफ से वो मुद्रा खर्च होकर के, कोई वस्तु के पीछे खर्च होती है तो वो खर्च होकर क्या होती है, उत्पादनकर्ता जो होता है, इकाईकर्ता होता है, इकाई के मालिक जो होते हैं उनके पास वो चली जाती है। फिर उनके पास से उत्पादन होती है, कोई वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो फिर उनके पास से उत्पादन होकर वापस वो उनके परिवार के पास जाती है। फिर परिवार खर्च करते हैं, कोई वस्तु लेते हैं। तो ये प्रक्रिया जो राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह की प्रक्रिया है वो इसी प्रकार चलता रहता है। उत्पादनकर्ता के पास जाएगी तो उत्पादनकर्ता साधन वस्तु को खरीदने के लिए उसे खरीदेंगे तो उससे वो परिवार के पास जाएगा मुद्रा, अब जिसके पास से खरीदेंगे उसके पास जाएगा। फिर उनके पास से जब वो खरीदने वाले के पास जो मुद्रा प्राप्त हुई, उनको कोई वस्तु की आवश्यकता होगी, वो खरीदेंगे, वो जिन वस्तु का उत्पादन हुआ है वो खरीदेंगे, तो फिर से वो मुद्रा उनके इकाइयों के पास चली जाएगी। इस प्रकार ये राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह गोल गोल निरंतर ऐसे ही हमेशा घूमता रहता है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। आशा करती हूँ समझ में ही आया होगा। तो अभी हम हो गया, आप सभी को नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप आया ही होगा, इतना अच्छा समझाया तो समझ में आया ही होगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।